आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाज की विशेषताएं। आधुनिक युग में दो प्रकार की समाज व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था और समाजवादी समाज व्यवस्था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था पाई जाती है, जबकि चीन, पूर्व सोवियत संघ और द्वितीय महायुद्ध के बाद हंगरी, रोमानिया, पोलैंड आदि में समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना है। इस व्यवस्था के बीच हमें जॉन लॉक, जे.एस. मिल आदि की व्याख्या में मिलते हैं। लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था के लिए कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के विचारों में भी दिखाई देती है। इस समाज में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन। अर्थात व्यक्ति एक मशीन का पुर्जा है और व्यक्ति को उसी मशीन के पुर्जे के रूप में कार्य करना होता है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में ना तो लोकतांत्रिक समाज में व्यवस्था है और न ही समाजवादी समाज व्यवस्था है। अर्थात दोनों का अपूर्व मिश्रण हमें इन समाजों में और इन देशों में दिखाई देता है। भारत का संविधान शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद का एक अनुपम आदर्श है। इस समाज की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम, लोकतांत्रिक समाज में लिए गए निर्णयों का आधार खुला विचार विनिमय होता है। लोकतंत्र में निर्णय चाहे किसी भी स्तर पर किया जाए, उसमें विचार विमर्श इंक्लूड रहता है। वाद विवाद और समझाने बुझाने की प्रक्रिया इसका एक अभिन्न अंग है। चुनाव भी एक तरह से विचार विनिमय द्वारा ही निर्णय लेते हैं, और जब स्वतंत्र और प्रचार के द्वारा चुनाव लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनने का एक अवसर मिलता है। अर्थात इसे हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और पार्टिसिपेटिव डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। इसके लिए सबकी सहमति के अभाव में निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। इस प्रकार बहुमत के आधार पर लिए गए निर्णय लोकतांत्रिक ही माने जाते हैं, क्योंकि इन निर्णयों में अधिकांशतः लोगों की सहमति सम्मिलित होती है। लोकतांत्रिक समाजों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के संरचनात्मक आधार संविधान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि संविधान में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे पहला, जनता के सामने प्रतियोगी पसंद के लिए अनेक विकल्प होने चाहिए। दूसरा, मताधिकार को पूर्ण समानता मिलनी चाहिए। तीसरा, निर्वाचन और निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और चौथा, प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता होनी चाहिए। किसी भी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक तभी कहा जा सकता है जब राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय लेने का कार्य जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संपादित हो। अर्थात इस व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। शासन का प्रतिनिधि स्वरूप किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे यह भी आवश्यक है कि शासन शक्ति के धारक अपने हर निर्णय और कार्य के लिए जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहें। लोकतंत्र की जीवन रेखा प्रतियोगी राजनीति ही है। राजनीतिक समाज में इन व्यवस्थाओं के लिए कुछ अनिवार्यताएं होती हैं। पहला, कि राजनीतिक गतिविधियों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। दो या दो से अधिक प्रतियोगी दलों या समूहों के रूप में वैकल्पिक पसंदों की विद्यमानता हो। मताधिकार की पूर्ण समानता हो। प्रतिनिधित्व की अधिकतम एकरूपता हो और समय पर चुनाव हो। लोकतांत्रिक आदर्श समाज वही है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की सभी सामाजिक परिस्थितियां मौजूद होती हों, उसका शोषण ना होता हो, समाज वर्ग विभाजित नहीं हो और कुछ ही लोगों के पास सारी शक्ति ना हो। समाजवादी समाज की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इस व्यवस्था में राज्य सबसे महत्वपूर्ण होता है और उस राज्य के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जाता है।
राज्य का उपयोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना और पूंजीवाद की व्यवस्था के अंत के लिए किया जाता है। उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। समाजवाद की मान्यता में लोकतंत्र तब तक व्यवहारिक नहीं बन सकता जब तक उत्पादन और वितरण के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित नहीं होता। इस समाज में शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिकों को उचित वेतन मिले, उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों और मुनाफाखोरी को बंद कर दिया जाए। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने का भी प्रयत्न किया जाता है। धन का वितरण लोगों की योग्यता और कार्य के अनुसार करने के लिए अमीरों पर अधिक कर लगाया जाता है ताकि उपलब्ध धनराशि को उनके विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सके। समाजवादी समाज में उद्योगों को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है क्योंकि सभी साधन समाज की ही संपत्ति माने जाते हैं जिन पर समाज का एकाधिकार होता है और उन्हीं पर उसका नियंत्रण भी होता है। समाज के हित में नियंत्रण रखते हैं। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन राज्य करता है तथा सभी वस्तुओं के एक निश्चित दाम होते हैं। भूमि का मालिक उसे ही बनाया जाता है जो भूमि पर काम करता है। समाजवादी समाज में सभी के भरण पोषण का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर होता है। राज्य सभी को कुछ न कुछ काम देता है। यदि वह किसी काम को करने में असमर्थ है तो उसका भरण पोषण भी राज्य करता है। समाजवादी समाज में उत्पादन किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिए न होकर समाज की आवश्यकता की दृष्टि के अनुसार से किया जाता है। समाजवादी देशों में वस्तुओं के मूल्य भी सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखकर, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्य तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनकी लागत कम से कम निश्चित राज्य द्वारा की जाती है।